बढ़ते हैं हम अपनी कविता की ओर। तो पहली जो कविता हमारी आ रही है इसका नाम क्या है, वीरों का कैसा हो वसंत। तो इसमें जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो कहने का क्या प्रयास कर रही हैं कि वीरों के लिए वसंत कैसा रहता है, उसका वर्णन इन्होंने अपनी इस रचना में किया है। तो देखते हैं। आ रही हिमालय से पुकार है उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नव अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यानी कि हिमालय से क्या है, पुकार आ रही है, साथ ही साथ जो आपका बादल है वो गरज गरज के क्या पूछ रहा है कि वीरों का वसंत किस प्रकार का होता है ना। उनके साथ ही जो पृथ्वी है और जो हमारी 10 दिशाएं हैं वो भी क्या पूछ रही हैं कि वीरों का वसंत किस प्रकार व्यतीत होता है, तो उसके बारे में कोई हमें बतलाए। आगे देखते हैं। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब इसमें देखिए बसंत ऋतु जब आती है तो उस समय का जो वातावरण होता है ना, तो उसका वर्णन है कि बसंत ऋतु आने पे क्या है, सरसों ने भी क्या है, फूल देना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि जो सरसों है वो फूलने लगी है। तो कैसा रंग आ रहा है, उससे पीला रंग आ रहा है। मधु लेक आ पहुंचा अनंग, तो एक तरफ तो अर्थ इसका ये भी निकलता है कि जहां पुष्प खिलता है तो वहीं पे क्या है, जो भंवरा है वो क्या लेने आ जाता है, मधु को लेने के लिए उन फूलों की तरफ आकर्षित होता है। दूसरा अर्थ ये निकलता है कि जो फूली हुई सरसों है उससे जो सौंधी सौंधी सुगंध बह रही है ना, तो जो क्या है वो वायु में मिल रही है, जिससे जो वायु है वो कैसी प्रतीत हो रही है, आकर्षित और मीठी प्रतीत हो रही है ना। उसके बाद बधु वसुधा पुलकित अंग अंग, और इस समय देखिए बसंत ऋतु के समय क्या होता है, हर तरफ हरियाली होती है, और तो इस समय जो पृथ्वी है वो कैसी लगती है, हमें वधु के समान लगती है। जैसे वधु बसंत जब दुल्हन सजती है तो वो आकर्षित लगती है, ठीक उसी प्रकार बसंत ऋतु में क्या है, हमारी पृथ्वी भी आकर्षित लगती है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे बात करें वीरों की, तो वीर जो पृथ्वी है उसने तो दुल्हन का रूप धारण किया है, लेकिन जो वीर हैं उन्होंने किसका रूप धारण किया है, योद्धा का। ठीक है, तो वीरों का कैसा हो वसंत, तो वीरों का वसंत कैसा हो। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यानी कि एक तरफ तो बसंत ऋतु में कोकिला क्या है, कूकती है, दूसरी तरफ क्या है, युद्ध भूमि में जो बसंत होती है वो किस प्रकार की होती है, उसमें क्या है, युद्ध भूमि में नगाड़ों की आवाज गूंजती है। जहां बसंत ऋतु में रंग देखने को मिलते हैं वहीं क्या है, युद्ध भूमि में आपको क्या देखने को मिलेगा, खून का जो रण का जो विधान है उसमें कौन सा रंग देखने को मिलेगा आपको, लाल, है ना। मिलने को आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत, और इसमें युद्ध भूमि में जो वीरों का जो जीवन है वो आदि और अंत के समान होता है। तो वीरों का कैसा हो बसंत। गलवाहें हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो इसमें पूछ रहे हैं या तो वीर क्या है अपनी प्रियतमा के आश्रय में रहें, या वो क्या कहते हैं तलवार को धारण करें, या तो वो चल चितवन हो या धनुष बाण, या तो वो प्रेयसी के नेत्रों में उलझे रहें या फिर धनुष बाणों को ग्रहण करें, है ना। हो रस विलास या दलित त्राण, या तो वो क्या है प्रेम की लड़ाई करें या फिर वो क्या करें, युद्ध की तैयारी करें। तो यहाँ पे देखिए दो राय देखने को मिलते हैं। तो इसमें यही बता रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि क्रांतिकारियों या फिर वीरों के लिए जो बसंत होता है वो युद्ध भूमि में या अपने कर्म भूमि पर ही व्यतीत होता है, ना कि अपनी प्रेयसी के साथ। अब यही समस्या है दुरंत, तो क्या है सबसे बड़ी समस्या यही है कि वीर करें क्या, तो वीरों का कैसा हो वसंत। कह दें अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, है कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनंत। अब इसमें देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कह रही है, कह दे अतीत, वो अतीत को संबोधित करके कह रही है कि हे अतीत तू भी बता दे कि तूने कितने त्याग किए हैं। लंके तुझमें क्यों लगी आग, अब वो लंका से पूछ रही है कि लंका तुझमें आग कैसे लगी, किसके कारण लगी, एक वीर योद्धा के कारण। किसके कारण लगी, एक वीर योद्धा के कारण लंका में आग लगे। वीर योद्धा कौन थे, कौन थे इसमें,
हनुमान, ठीक है। हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग बतला अपने अनंत। अब इसमें कुरुक्षेत्र को संबोधित करके वो कहती हैं कि हे कुरुक्षेत्र, तुम भी अपने इतिहास के बारे में कुछ बतलाओ कि कैसे वहां पे वीरों ने क्या है अपने प्राण त्याग दिए और अपने बसंत को वहां मनाया। वीरों का कैसा हो बसंत। अगली पंक्तियों पे चलते हैं। हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह स्मृतियों ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो इसमें देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो नवयुवकों को शिक्षा देना चाह रही है कि हल्दी घाटी के शिलाखंड, यानी कि जो हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ तो वहां पे जो वीरों ने जो अपना पराक्रम दिखाया उसका वर्णन यहाँ पे वो करती हैं। ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, और सिंहगढ़ जो दुर्ग पे जो जिस कारण युद्ध छिड़ा तो उस दुर्ग ने भी क्या भीषण त्रासदी को देखा है। राणा ताना का कर घमंड, तो हे नौजवानों, हे वीरों, तो तुम भी किस तरह बनो, राणा की तरह बनो, यानी कि महाराणा प्रताप की यहाँ पे बात की है। दो जगह स्मृतियां ज्वलंत, यानी कि जो भी हमारे अतीत में जो वीर पराक्रमी राजा हुए या क्रांतिकारी हुए तो उनकी स्मृति को क्या करो, याद करो। वीरों का कैसा हो बसंत, और अपने जो बसंत है उसे क्या है मद विलास में ना बिताओ बल्कि वीर कार्य में अपना योगदान दो। अब बात देखिए यहाँ पे दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अब देखिए इसमें क्या है, जो रचनाकार हैं या जो कवि हैं उनको संबोधित कहते हुए लिखती हैं कि वर्तमान में भूषण और चंद जैसे कवि नहीं हो रहे हैं जो क्या है वीरों को प्रोत्साहित करें, वैसे बल्कि कैसे हो रहे हैं, जो युवाओं को किस तरफ ले जा रहे हैं, श्रृंगार की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो भूषण अथवा कवि चंद नहीं, कि आज के जमाने में भूषण और चंद्रवरदाई जैसे कवि नहीं है, जो बिजली भर दे वह छंद नहीं, जो अपनी कविताओं से या अपनी वाणी से युवकों के मन में क्या भर दे, शौर्यता या वीरता के रस को भर दे। है कलम बदी स्वच्छंद नहीं, अगर ऐसे कवि हैं भी, अगर ऐसे कवि हैं जो क्या कहते हैं नवयुवकों को सही राह दिखा सकते हैं और क्रांति के लिए उकसा सकते हैं, तो ऐसे जो कवि हैं या लेखिकाएं हैं तो उनकी कलम स्वच्छंद नहीं है। अगर वो कुछ ऐसा लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा, जेल में डाल दिया जाता है। तो ये उस किस समय का वर्णन है, ये है जब हम ब्रिटिश काल, जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था, है ना, तो तब इन्होंने ये बात कही है कि अगर कोई कवि या लेखक या रचनाकार अपने शब्दों से युवकों के अंदर क्रांतिकारी भावना को लाना भी चाहता है तो क्या उसकी कलम स्वच्छंद नहीं है, है ना। फिर हमें बताए कौन हंत, तो फिर कौन उन्हें सही राह दिखाए, वीरों का कैसा हो बसंत। तो अब कोई हमें बताए कि वीरों का बसंत कैसा हो। तो यहाँ पर हमने अपनी इस कविता को देखा, तो बढ़ते हैं अपनी अगली कविता की ओर। अगली कविता जिसका क्या नाम है, झांसी की रानी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ये प्रसिद्ध कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये प्रसिद्ध कविता है जिसके कारण इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी करने की सबने मन में ठानी थी। तो ये उस समय का वर्णन है जब ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने भारत के जितने भी राजवंश थे उन पर क्या कर लिया, अपना आधिपत्य कर लिया, है ना। तो जब लॉर्ड डलहौजी आया तो उसने क्या किया, एक हड़प नीति निकाली। उसके अंतर्गत क्या था कि कोई भी जिसकी कोई संतान नहीं होती या कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं होता है तो उसकी जो रियासत है वो किसके अधीन चली जाएगी, ब्रिटिश सरकार के अधीन। तो इसी हड़प नीति के तहत जो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, कि इसी हड़प नीति के तहत जो राजवंश थे उन्होंने क्या है भ्रुकुटी तानी थी, उनकी क्या है आंखें खुल गई, और बूढ़े भारत में आई नई जवानी थी, और उन्होंने क्या है ब्रिटिश सरकार के विद्रोह करने की सोची। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। तब जाकर उन लोगों को एहसास हुआ कि अगर ऐसे ही लोगों का राज रहा तो क्या है हमारी जो भी बची कुची पहचान है उसको क्या है ये अंग्रेज छीन लेंगे। दूर फिरंगी की करने की सबने मन में ठानी थी, और सबने एकजुट होकर क्या है ब्रिटिश सरकार की तरफ क्या हुआ, अपना विद्रोह शुरू कर दिया। चमक उठी सन 57 में तलवार पुरानी थी,
बुंदेलो हरवेलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो चमक उठी सन 57 में तलवार पुरानी थी। तो इसमें झांसी की रानी के बारे में बताया गया है कि बुंदेलो हरवेलों के मुख से हमने एक किसकी कहानी सुनी थी, रानी लक्ष्मीबाई की, है ना। खूब लड़ी मर्दानी, वो किस प्रकार लड़ी, मर्दानी की तरह लड़ी। कौन थी वो, एक झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना मुंह बोली बहन छबीली थी। तो वो कहाँ की थी, वह कानपुर के नाना साहेब की कौन थी, मुंह बोली बहन थी, जिनका नाम क्या था बचपन में, छबीली था। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। और उनका नाम वैसे तो छबीली था, प्रेम से नाना साहेब उन्हें क्या कहते थे, छबीली कहते थे, लेकिन जो वास्तविक नाम था लक्ष्मीबाई। पिता की वह संतान अकेली थी, अपने पिता की क्या है, इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वे, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बर्छी ढाल और तलवार क्या थी, ये लक्ष्मीबाई की सहेली थी, यानी कि इन्हें युद्ध करना, युद्ध कौशल में ये पारंगत थी। ठीक है। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। तो जो लक्ष्मीबाई हैं उन्हें जो वीर शिवाजी थी उनकी जो गाथाएं थी उन्हें मुंह जवानी सब कुछ याद था। बुंदेलो हरवेलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। वो किसके प्रतीक हैं, लक्ष्मी और दुर्गा के प्रतीक हैं, और क्या है, स्वयं वीरता की क्या है, मूर्ति हैं। ठीक है। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के बार, यानी कि जो लक्ष्मीबाई की तलवार की धार थी उसे देख के कौन थे, मराठे भी आश्चर्यचकित हो जाया करते थे। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, उन्होंने खेलने में क्या क्या पसंद था, नकली युद्ध और व्यू रचना। उनके जो बचपन के खेल हुआ करते थे वो इस तरह के हुआ करते थे। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। इसके साथ ही उन्हें सैन्य घेरना जो होता है और दुर्ग तोड़ने का भी शौक था, यानी कि वो युद्ध कला में पारंगत थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, और इसमें क्या है, लक्ष्मीबाई की जो आराध्य देवी हैं कौन है, महाराष्ट्र की कुल देवी कौन, भवानी, माँ भवानी का इसमें जिक्र किया गया है। बुंदेलो हरवेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब देखिए इस प्रसंग में क्या बताया जा रहा है कि जब लक्ष्मीबाई का विवाह किससे होता है, गंगाधर राव से होता है ना, तब वो झांसी आती हैं। तो देखिए इसमें क्या है, वीरता के वैभव के साथ सगाई हुई थी, यानी कि जो राजा की किसके साथ शादी हुई थी, लक्ष्मीबाई के साथ। तो लक्ष्मीबाई किसका प्रतीक है, वीरता का, और राजा किसका प्रतीक है, वैभव का। तो वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, और सुधट बुंदेलों की वृद्धावली सी आई थी झांसी में। ठीक है। तो इस समय जब वो ब्याह होके कहाँ आई थी, झांसी में आई थी, तो उस समय जो झांसी का जो खुशहाल माहौल था उसका वर्णन इस प्रसंग में किया गया है। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव को मिली भवानी थी। अब देखिए इसमें जो उन दोनों का विवाह हुआ है, किनका, झांसी की रानी का और गंगाधर राव का, तो इसमें क्या कहा गया है कि जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को पाया और शिव को मिली भवानी थी, तो शिव जी को कौन मिली थी, माता पार्वती। ठीक है। उसी प्रकार जो हमारे झांसी के राजा थे उन्हें कौन मिली, लक्ष्मीबाई मिली। बुंदेलो हरवेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई थी, यानी कि जैसे ही जो लक्ष्मीबाई की शादी झांसी में हुई तो यहाँ का जो सौभाग्य था, उदित यानी कि उदय हुआ, मुदित महलों में उजियाली छाई थी। जो महल पहले अंधकार में थे वो कैसे हो गए, उजियारे हो गए। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई थी, लेकिन ये जो सौभाग्य था सिर्फ कुछ ही क्षणों के लिए था। ठीक है। काल गति चुपके चुपके काली घटा घिर लाई थी, तीर चलाने वाले कर्म उसको चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी ना दया आई। तो इसमें देख क्या लिखा गया, इसमें झांसी की रानी के पति के मरने के बारे में बताया गया है। उसका चलते हैं, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। और इसमें क्या लिखा है कि जो राजा जी थे उनकी कोई संतान नहीं थी, यानी कि जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी। तो ये जो बात है शोक के समान है। बुंदेलो हरवेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, यानी कि जब राजा की मृत्यु हुई थी तो उस समय जो डलहौजी था,
है ना। तो ये सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? डलहौजी था। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया था, और वो झांसी को हड़प करने के लिए उसके लिए कैसा अवसर था? अच्छा अवसर। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो जो लाल डलहौजी था वो अपनी सेना लेके कहाँ आया? झांसी में। क्या क्या लेने? राजगद्दी को लेने, ठीक है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलो हरवेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। जब झांसी की रानी ने देखा कि उसकी जो झांसी है वो अब कैसी हो गई है? अनाथ, यानी कि वीरानी हो गई है राजा के बिना, तो उसने क्या है? इसकी कमान संभाली थी। अनुनय विनय नहीं सुनती विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैर ठुकराया। तो देखिए इसमें जो ब्रिटिश सरकार थी, जैसे कि हम सभी को पता है, तो ब्रिटिश सरकार कैसी थी? क्रूर थी। तो वो किसी का अनुनय विनय नहीं सुनती थी, उसे सिर्फ अपना क्या था? विस्तार करना था, है ना। तो जो डलहौजी था उसके कई राजाओं ने क्या है? अनुनय विनय भी किए, पर उसने इन सभी के अनुनय विनय पर क्या किया? ठुकरा दिया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलो हरवेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जब झांसी पे जब ब्रिटिश सरकार ने अपना आधिपत्य जमाने के लिए सेना लेके वहां पे आई थी, तो रानी कैसी थी? अकेली पड़ गई थी, है ना। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बातों में, कैद पेशवा थे बिठुर में, हुआ नागपुर भी घात। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है? अब ब्रिटिश सरकार ने कैसे कैसे चीजें छीनना स्टार्ट की। पहले राजधानी पे जो दिल्ली थी उस पर कब्जा किया, उसके बाद क्या? लखनऊ को छीना, उसके बाद क्या क्या? पेशवाओं को भी क्या कर दिया? बिठुर में कैद कर दिया। और नागपुर पे भी अब उनकी क्या है? नजर थी, है ना। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन विसार, तो ये भी इनके सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने पैर नहीं टिका पाई। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात, तो इसके साथ ही इन्होंने सिंध पंजाब को भी जीता। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। वहां पे भी इनकी जो क्या है? अत्याचारों को देखने को मिलता है। बंगाली, मद्रास आदि का भी तो वही कहानी थी, बुंदेलो हरवेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो इसमें देखिए संपूर्ण भारत के बारे में बताया गया है कि पूरे भारत पे कैसे ब्रिटिश सरकार ने अपना आधिपत्य जमाया अपनी क्रूर नीतियों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या था? रानी रोई निवासों में, बेगम गम से थी बेजार, अनेक गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के वजह। तो देखिए जो राजवंश थे, वहां की जो रानियां थी, जब उनसे उनकी रियासत छीन ली जाती थी, उनसे उसका राज्य छीन लिया जाता था, तो कैसे उदास रहती थी और रोती थी। वहीं जो बेगम थी, लखनऊ जब छीना गया तो वहां की जो बेगम थी वो भी कैसी थी? हो गई निराश हो गई, कहीं फिर से भी कोई आशा की उन्हें दिशा नहीं दिख रही थी। और सबसे ज्यादा दुख कब होता था? जो वो गहने कपड़े पहना करती थी, अब वो कहाँ बिकती हैं? कलकत्ते के बाजार में। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। तो जो अंग्रेज थे वो उनके सभी कपड़ों के और जो उनके महत्वपूर्ण वस्तुएं थी उनको क्या करते थे? नीलाम। तो ये तो उनके लिए क्या है? अपमान की बात थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखा हार। तो वहां पे क्या कर बेचते थे ये? चाहे आपके जेवर हो या लखनऊ के 9 लखे हार हो। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलो हरवेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी हड़प नीति जब स्टार्ट की थी तो उस समय क्या मनोस्थिति थी और वहां पे क्या परिस्थितियां रही थी उसका वर्णन यहाँ पे किया है। कुटिया भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। कि इसमें देखिए जो जब ब्रिटिश सरकार के जब अत्याचार बढ़ गए, इसमें जो निम्न वर्ग के थे उनकी कुटियाओं को तो जला दिया जाता था, लेकिन जो महलों में रहने वाले भी राजा थे वो भी कहाँ सुरक्षित थे। वो कहने को तो राज करते थे, पर जो जितना भी आधिपत्य था वो किसके पास था? ब्रिटिश सरकार के पास। ये उनके केवल नौकर थे, है ना। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, लेकिन जो वीर क्रांतिकारी थे उनमें अभी भी क्या है? क्रांतिकारी की चिंगारी थी। वो हमेशा अपने वीरों के अभिमान के लिए लड़ते रहते और बाद में वो शहीद हो जाते। नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब समान, बहन छबीली के रणचंडी कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलो हरवेलो मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब तो देखिए अब जब पूरी तरह से जब ब्रिटिश सरकार ने झांसी की ओर अपनी सेनाएं भेज दी थी तो उस समय जितने भी वीर क्रांतिकारी हुए उन्होंने यहाँ पे अपना योगदान दिया। तो जो
रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने अपने शौक को एक दरकिनार रखते हुए अपनी झांसी की रक्षा करने के लिए क्या किया, वो उठ खड़ी हुई और यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी और उन्होंने क्रांति का आह्वान किया। ठीक है, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना में भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेलों हरवेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो देखिए इसमें, अब इसमें विद्रोह का वर्णन किया गया है। सन 1857 में जब पहला विद्रोह भारत में देखने को मिला है ना, तो वहीं से क्या है, स्वतंत्रता की चिंगारी देखने को मिलती है। तो इसमें देखिए सभी महलों ने दी आग, यानी कि राजाओं ने भी क्या पार्टिसिपेट किया, इसके साथ ही जो निम्न वर्ग के जो झोपड़ी में रहते थे उन वीरों ने भी क्या इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके साथ कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती है स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी, झांसी भी, झांसी में, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर में क्या है, हमें स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रसंग में। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम, नाना दूदू पंत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिसके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेलो हरवेलो मुख हमने सुनी कहानी थी। अब इस प्रसंग में जो क्रांतिकारी वीर क्रांतिकारी हुए जिन्होंने 1857 क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो उसमें कौन है, नाना साहेब हैं, दूदू पंत हैं, तात्या टोपे हैं, चतुर अजीमुल्ला हैं, ठीक है, और अहमद शाह हैं, मौलवी ठाकुर हैं, कुंवर सिंह हैं, और ऐसे कई क्रांतिकारी सैनिक हुए जिन्होंने अपना योगदान किसमें दिया, 1857 क्रांति में दिया। तो उनका जो यशोगान है वो हमेशा याद रहेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी अपने इन क्रांतिकारियों को नहीं समझते हैं, है ना। बुंदेलो हरवेलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हमने, वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ धुंध आसमानों में, जख्मी होकर बाकर भागा उसे अजब हैरानी थी। अब देखिए जब लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जब खड़ी हुई तो उनका जब युद्ध हो रहा था, तो उस समय जो लेफ्टिनेंट था वो कौन था, बाकर था। तो जब उनका युद्ध हो रहा था, जब बाकर ने लक्ष्मीबाई को लड़ते हुए देखा, तब उसे पता चला कि वो लक्ष्मीबाई को क्या है, हल्के में ले रहा था। लेकिन वो तो क्या है, 100 योद्धाओं के बराबर हैं। और बाद में वो क्या है, बाकर वहां से क्या है, जख्मी होकर भाग गया। और उसे अब भी हैरत हो रही थी कि एक औरत योद्धाओं की तरह कैसे लड़ सकती है। ठीक है, चलते हैं दूसरी प्रसंग की तरफ। रानी बड़ी काल्पी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गिर गया स्वर्ग तत्काल से धार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अब देखिए जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जाता तो रानी लड़ते लड़ते कहाँ पहुंची, काल्पी पहुंच गई। उसके बाद जो उनका घोड़ा था वो बिना मतलब जो रानी थी वो भी तो लड़ ही रही थी, लेकिन जो घोड़ा था उसने भी उनका बहुत साथ दिया, लेकिन अंत में आकर वो क्या हुआ, वो भी गिर पड़ा और अंत में जाकर उसकी मृत्यु हो गई। तो यमुना तट पर फिर से एक बार युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ। तो इस बार क्या किया, रानी ने फिर से उन्हें हरा दिया। फिर उसके बाद क्या है, विजयी रानी आगे चल दी। इसके साथ वो जब आगे चली उन्होंने क्या किया, ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी दी, और जो अंग्रेजों के जो मित्र थे उन्होंने क्या थी, अपनी राजधानी को छोड़ दिया था, है ना। कैसे छोड़ दिया था, ग्वालियर को। विजय मिली पर अंग्रेजों को फिर से सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसकी मुंह की खाई थी, काना और मद्रा सखियां रानी संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेलो हरवेलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए अब इस प्रसंग में क्या बताया है कि जब वो ग्वालियर जब जीत लिया उसके बाद फिर से एक बार जो है ब्रिटिश सरकार ने उन लोगों को घेर लिया, अंग्रेजों ने फिर से एक बार घेर लिया। तो एक तरफ से तो किसने घेरा, जनरल स्मिथ ने, ठीक है। तो जो रानी की जो सहेलियां थी तो कौन कौन थी, काना और मंद्रा सखियां, उन्होंने भी क्या किया, युद्ध किया उन लोगों से। लेकिन दूसरी तरफ से कौन आ गया,
यूरोज आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, रानी गिर गई। अब चलते हैं आगे के प्रसंग की ओर। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य पार, किंतु सामने नाला आया था संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु भौ तेरे, होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेलो हरवेलो मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए इस प्रसंग में क्या है कि भले ही रानी लक्ष्मीबाई दोनों तरफ से घिर गई हों, फिर भी जो उनकी स्त्री सेना जो उनके साथ आई थी, जो उनकी सखियां थी और जो उनकी दासियां थी, वो भी उनके साथ क्या युद्ध कर रही थी। फिर भी वो उन सैनिकों से लड़ते लड़ते आगे चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, सामने एक नाला आया, वहां पर उनका जो घोड़ा था वो गिर गया, तो इसके साथ क्या हुआ, वो भी गिर पड़ी। तो फिर वहां पे क्या है, रानी अकेली थी और जो अंग्रेज थे वो कई सारे थे। तो फिर भी वो क्या है, अकेली उन लोगों से लड़ रही थी। घायल होकर गिरी सिंहनी, तो जब वो लड़ते हुए वो कई बार घायल भी हो चुकी, तो इसमें लिखा घायल होकर गिरी सिंहनी, उसकी वीर गति पानी थी। तो अब उनका क्या है, अंतिम समय निकट था। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, तो अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र केवल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। देखिए उनकी उम्र कितनी थी, मात्र 23 वर्ष। 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने किससे लोहा लिया, अंग्रेजों से। तो इनका क्या मानना है, वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि कौन थी, अवतारी थी, यानी एक देवी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। तो जो रानी की लक्ष्मीबाई थी वो कोई देवी थी, वो हमें क्या सिखाने आई थी, अपने हक की लड़ाई सिखाने हमें आई थी, है ना। और अंत में जाके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जाओ रानी याद रखेंगे कृतज्ञ भारतवासी, यानी कि हे रानी तुम्हें कौन है, भारतवासी सदैव याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, जो तुमने बलिदान दिया है वो प्रत्येक क्रांतिकारी को क्या है, प्रोत्साहित करता रहेगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मधमाती विजय मिटा दें गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी। बुंदेलो हरवेलो मुख, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए इस प्रसंग में क्या है कि झांसी की रानी को यहाँ पे क्या है, इन्होंने श्रद्धांजलि दी है ना। क्या कहते हैं ये कि हे झांसी की रानी, तुम्हें क्या है, भारतवासी हमेशा याद रखेंगे, चाहे इतिहास चुप हो जाए या चाहे इतिहास मौन हो जाए, फिर भी लोग तुमने जिस तरह से युद्ध लड़ा है उसके लिए तुम्हें हमेशा याद करते रहेंगे। चाहे या तो झांसी मिट जाए, है ना, या मदमाती विजय मिटा दें गोलों से चाहे झांसी, चाहे ये अंग्रेज हैं झांसी को मिटा दें, लेकिन तो जो तुमने अमिट छाप छोड़ी है किसके मन पे, भारतवासियों के मन पे, है ना, वो कोई नहीं भुला सकेगा। तो बुंदेलो हरवेलो मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे हमारी ये कविता भी समाप्त होती है। देखिए इसमें सीधी सीधी लाइनें लिखी हैं ना, वो समझ में आ रही है कि ये क्या कह रही हैं, ठीक है, क्योंकि खड़ी बोली जो भाषा होती है उसमें जो आपकी बोलचाल की भाषा है वही सीधी सीधी लिखी है, तो इसमें ज्यादा कोई कठिनाई तो होगी नहीं समझने में। तो जो लाइन लिखी है वही उसका अर्थ है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी अगली कहानी के पास, है ना। तो अगली कहानी जो है जलियांवाला बाग में बसंत। तो देखिए इसमें जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उसके संदर्भ में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने मत को प्रदर्शित किया है। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक क्या है, जब क्रांतिकारियों की जब बैठक लगी थी या कह लो जो आंदोलनकारी थे, तो जो अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन पर निहत्थे गोलीबारी शुरू कर दी थी, गोलीबारी शुरू कर दी थी, जैसे जलियांवाले बाग में हुआ था, है ना। ऐसे ही कहाँ हुआ था, यहाँ एमपी में। तो उसके संदर्भ में इन्होंने ये रचना लिखी है। तो अभी देखिए इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ कोकिला नहीं काग है, शोर मचाते हैं काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते हैं। यानी कि जो बसंत ऋतु है तो यहाँ पे देखिए कोकिला नहीं आते बल्कि कौन आते हैं, काग। काग माने कौआ, कौआ कौन है, अंग्रेज, है ना। काले काले कीट, और ये कैसे हैं, काले कीटों के समान है। बसंत ऋतु में जहाँ कोयल और भंवरे आते हैं, वहीं इस समय कौन आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं, जो कैसे कौए के समान है ना। कलियां भी अधिखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प सूक्ष अथवा झुल से। यानी कि जब जो बैठक हो रही थी उसमें कुछ बच्चे भी थे, तो उनका कहना क्या था, कलियां भी अधिखिली थी, यानी कि जो बच्चे थे उन्होंने तो अभी पूर्ण जीवन देखा भी नहीं था। मिली है कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से। अब वो कैसे हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, यानी कि मार दिए गए हैं।
परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा, हाँ यह प्यार बाग खून से सना पड़ा। जो ये बाग किससे सुगंधित होना चाहिए था, फूलों की सुगंध से या मधु से सुगंधित होना चाहिए था। अब वो किसकी से सना पड़ा है, क्रांतिकारियों के खून से ये सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराजन, हे बसंत किंतु धीरे आना। हे बसंत तुम आओ, लेकिन कैसे आना, शांत रूप में आना। क्यों आना, यह शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना, क्योंकि यह शोक स्थान है, यहाँ किसी भी प्रकार की सुगंध या हलचल को मत मचाना। वायु चले पर मंद चले, ले उसे चलाना, यानी कि तुम वायु को लेकर आना, पर कैसे लेके आना, मंद लेके आना। दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना, और ये दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना, क्योंकि कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि किस प्रकार यहाँ पर अत्याचार हुआ। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे। कोयल गीत गाए, लेकिन कैसा गाए, शोक गीत गाए, कोई माधुर्य गीत ना गाए। भ्रमर करें गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। भ्रमर गुंजार करें, पर किस रूप में, जो शोक है उस गाथा को सुनाए, है ना। लाना संग पुष्प ना हो वह अधिक सजीले, यानी कि हे बसंत तुम पुष्पों के भी संग लाना, पर कैसे हो, वो ज्यादा रंगीले या सजीले ना हो। तो सुगंध भी मंद, और उसमें सुगंध भी कैसी हो, मंद हो। ओस में कुछ गीले गीले हो, यानी कि वो ज्यादा आकर्षित नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, निहत्तों की जान गई है, यानी कि शोक स्थल है। किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दिखलाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। किंतु ना तुम उपहार भाव लेकर आना, हे बसंत तुम कोई भी उपहार भाव लेकर मत आना, बस अपनी इन निहत्तों की, जो क्रांतिकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जिनकी यहाँ पे हत्या की गई है, उनकी स्मृति में बस अपनी श्रद्धांजलि दे जाना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। यहाँ पर क्या है, कोमल बालक जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भी क्या है, मृत्यु कर दी गई है, तो उनके लिए भी तुम क्या है, कलियां चुन के लाना, ठीक है, उनको श्रद्धांजलि प्रदान करना, है ना। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए। तो इसमें ये लिख रही हैं कि आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए। यहाँ पर जो जितने भी बच्चों की और जितने भी परिवार के सदस्यों की मृत्यु हुई है, उससे सभी के हृदय कैसे हुए हैं, छिन्न भिन्न हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पर कई परिवारों ने अपने प्रियों को खोया है। कुछ कलियां अधिखली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु के ओस बहाना, और उनकी याद में, उनकी श्रद्धांजलि में कुछ अधिखली कलियां लेके आना, पूरी खिले हुए पुष्प नहीं लाना, अधिखली कलियां लेके आना, और उनकी याद में अश्रु ओस बहाना, ओस के रूप में तुम अश्रु बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे, गोली खाकर शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर, यानी कि जहां पर तड़प तड़प कर जो कुछ वृद्ध भी मरे हुए हैं, है ना, यहाँ पे बच्चे और जवान के साथ वृद्ध जन भी मरे हैं, तो वहां पर तुम क्या करना, कुछ शुष्क पुष्प, है ना, शुष्क पुष्प वहां पे गिरा देना, यानी कि तुम उनको श्रद्धांजलि दे देना। यह सब करना किंतु यहाँ शोर मत करना, यानी कि हे बसंत तुम यह सब करना, पर क्या है, यहाँ पर शोर मत करना। यह शोक स्थान है, बहुत धीरे से आना। ये कैसा स्थान है, शोक स्थान है, बहुत धीरे से आना। तो यहाँ पर इस सत्र में हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की जो आपके पाठ्यक्रम में कविताएं लिखी हैं उनके बारे में संक्षेप में चर्चा की। तो उद्देश्य यही है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि दिन ज़्यादा है नहीं है, तो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं को बताया जाए। तो आज के सत्र में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली कविता के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।